Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to plant biochemistry class. Today we would be talking about the biosynthesis of fats और उसमें particularly we would be discussing about the biosynthesis of fatty acids. तो सबसे पहले फैट्स आपको पता ही हैं कि दे आर द सब ग्रुप ऑफ अ लार्ज फैमिली जिसको हम लिपिड्स का नाम देते हैं. अब लिपिड्स एज यू ऑल नो दैट दे आर हेट्रोजीनस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है जो कि सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. दे आर वाटर इनसॉल्युबल. पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्यूएंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं. या फिर आप ये कह सकते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस. ठीक है. तो उसमें हमारे पास जो एक कैटेगरी आती है दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स. पहली जो कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन कैटेगरी इसमें आती है वो ट्राइग्लिसराइड्स आती है. एंड ट्राइग्लिसराइड्स अब क्या होते हैं? तो ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली एस्टर्स होते हैं. दे आर द एस्टर्स ऑफ ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड्स. और हमने बात ही आज किसके बारे में करनी है? फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के बारे में. तो ये एस्टर्स होते हैं ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स के. ठीक है. अब ग्लाइसिरोल क्या है? तो दिस वन इज ग्लाइसिरोल. ग्लाइसिरोल एक 3 कार्बन अल्कोहल होता है जिसमें तीनों के तीनों कार्बन्स के साथ OH ग्रुप अटैच होता है. जो फंक्शनल ग्रुप है वो तीनों के साथ अटैच है. ठीक है. और ट्राइग्लिसराइड्स जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है दे आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसिरोल एंड 3 फैटी एसिड. तो ये एक फैटी एसिड R1 वाला, R2 वाला सेकंड फैटी एसिड और तीसरा थर्ड जो है वो फैटी एसिड. और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ एस्टर लिंकेज के थ्रू कंडेंस होके तो हमारे पास एक ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं. तो दिस वन इज सॉरी फैटी एसिड और ये हमारे पास इनकी एक एस्टर लिंकेज आपको नज़र आ रही होगी RC डबल बॉन्ड OR. ये वाली जो लिंकेज है दिस वन इज एस्टर लिंकेज. तो ये आपके पास आ गया ट्राइग्लिसराइड. ठीक है. अब ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक को कहा जाता है फैट्स, दूसरे को कहा जाता है ऑयल. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैटी एसिड दैट दे कंटेन. हम ये कहेंगे कि फैटी एसिड की टाइप की बेस के ऊपर कि फैटी एसिड किस तरह का है, वेदर दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ट्राइग्लिसराइड्स या तो फैट्स हो सकते हैं या फिर ये ऑयल्स हो सकते हैं. अगर तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है, उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा वो सॉलिड होगा और उसको हम फैट्स का नाम देंगे. तो दीज कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड. फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है. फैटी एसिड. जबकि ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो एसिड जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है. और ये जो ऑयल्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं. जिस प्लांट्स के अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड्स और उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड या फैट्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अब हम आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ. तो फैटी एसिड्स क्या चीज़ें हैं? फैटी एसिड्स आपको पता ही होगा कि दे आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हैविंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड एट देयर एंड. दे आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन. ठीक है. और इन हाइड्रोकार्बन की स्पेसिफिक बात क्या है कि दे कंटेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट देयर एंड. तो अगर हम फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की बात करें तो फैटी एसिड्स की जो बायोसिंथेसिस होती है सबसे पहले ये अकर कहाँ होती है? तो द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन द साइटोसोल ऑफ द सेल. ठीक है. साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है जी. ठीक है. और इसके लिए जो प्रिकर्सर मालिक्यूल जो हमें चाहिए
जो हमारे पास इसके लिए प्रिकर्सर है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो एक 2 कार्बन मालिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से दो दो कार्बन ऐड करके फैटी एसिड्स को बनाया जाता है। अब वो 16 कार्बन वाला है, वो 18 कार्बन वाला है, जितने भी कार्बन वाला हो, तो वो उनकी सिंथेसिस इसी तरह से ही होगी कि उनके लिए एक प्रिकर्सर मौजूद होता है। और वो प्रिकर्सर आपने सुना भी होगा इसका नाम, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। द प्रिकर्सर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसके लिए अब एक मसला है, जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज प्रोड्यूस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट, ठीक है। आपको याद होगा लिंक रिएक्शन जिसको कहा जाता है। तो अब हमने जो सिंथेसिस करनी है वो आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया करनी है इन द साइटोसोल, ठीक है। अब इसकी ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये इम्पर्मिएबल है एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को बाहर नहीं जाने देती, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को जो है वो बाय ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसी के बारे में हम अभी सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस वन इज द मैट्रिक्स of mitochondria and this one is the cytosol of the cell जहाँ पे फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि वी हैव अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल and this glucose is basically converted into pyruvate by the process of glycolysis and then to acetyl coenzyme A by the process of link reaction or oxidative decarboxylation. तो पहले this glucose is converted into pyruvate, a 3 carbon molecule, and this pyruvate is then converted to acetyl coenzyme A. And you already know that here decarboxylation occurs. The carbon dioxide is one molecule of carbon in the form of one atom of carbon in the form of carbon dioxide molecule is released, as well as NAD is converted into NADH2, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का नाम देते हैं। अब नाउ वी आर टू ट्रांसपोर्ट दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाइए, क्योंकि वही इम्पर्मिएबल होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पोज होते हैं, तो इसलिए वहाँ से चीज़ें कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो इन एंड आउट इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो इसीलिए एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक मेम्ब्रेन बनाई गई है। तो सबसे पहले हमारे पास दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो इट इज कंबाइंड विद ऑक्सैलोएसीटेट that is present in the matrix of the mitochondria, a 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट उसके साथ ये कंबाइन करता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है दैट इज टर्म्ड एज सिट्रेट। सिट्रेट and the enzyme that is involved here is termed as citrate synthase। उसको हम citrate सिट्रेट सिंथेस का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, दैट इज रिलीज दैट इज रिलीज्ड एज कोएंजाइम ए, ठीक है, वो रिलीज हो गया। अब सिट्रेट यहाँ से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर आ सकता है एंड दिस ट्रांसपोर्टर इज टर्म्ड एज सिट्रेट ट्रांसपोर्टर। So we have moved our citrate molecule outside in the cytosol, जहाँ पर इसके ऊपर further reactions होंगे और ये दोबारा से convert हो जाएगा into a required molecule that is acetyl coenzyme A, and by the action of an enzyme that is termed as citrate lyase। citrate lyase
एंजाइम के एक्शन की मदद से यहाँ पर कुछ यूँ होता है कि हम को एंजाइम ए को ऐड कर देते हैं और दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाते हैं। वन इज एसिटाइल कोएंजाइम ए और रिक्वायर्ड molecule, and the other molecule is the molecule of oxaloacetate. Oxaloacetate is the other molecule, and then this oxaloacetate, with the help of an enzyme malate dehydrogenase, it gets converted into malate, and the process of dehydrogenation occurs here. Obviously, that the dehydrogenase reaction occurs where NADH2 is converted into NAD positive, and this oxaloacetate is being converted into a molecule, 4-carbon molecule malate. Then with the help of another enzyme, the NADP linked malic enzyme, this malate is converted into a molecule of pyruvate. With the release of carbon dioxide, because this malate is 4-carbon molecule and pyruvate is 3-carbon molecule, then the extra carbon is released as a carbon dioxide, and the enzyme that is involved here is termed as malic enzyme, the same enzyme that is involved in C4 cycle as well as that is involved in CAM cycle, and it also results in the formation of NADPH2. So this pyruvate that is produced as a result of this reaction, it can be transported inside the mitochondrial matrix using pyruvate transporter. This one is pyruvate transporter. Once inside the mitochondrial matrix, pyruvate then is acted upon by another enzyme. Pyruvate is acting upon by another enzyme, that is pyruvate carboxylase. Pyruvate carboxylase, which adds carbon dioxide to this pyruvate with the help of ATP. ATP is then being converted into ADP, an inorganic phosphate or orthophosphate, and pyruvate, which has 3 carbon, it gets one more carbon and it gets converted into oxaloacetate. But the basic aim of this whole process was to move this molecule outside the mitochondrial matrix into the cytosol, where it would react with other molecules using specific enzyme system or a complex enzyme, ठीक है, in case of eukaryotes, to produce fatty acids in a round of reactions. तो हम उसकी तरफ फिर अब मूव करते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस की तरफ कि वहाँ पे क्या क्या होगा. So once we have moved our acetyl coenzyme A, we can proceed further with the fatty acid biosynthesis part से कि वो किस तरह से चल रहा होता है. So this one is mitochondrial matrix, and we have moved or transported our acetyl coenzyme A into the cytosol. ठीक है, तो अब सबसे पहले this acetyl coenzyme A then reacts with bicarbonate ion HCO3 negative with the help of acetyl coenzyme A carboxylase enzyme, and ATP is then converted into ADP, an inorganic phosphate, and it results in the formation of a very important molecule that is termed as malonyl coenzyme A. Malonyl coenzyme A. This one is a 3-carbon molecule because it has got 2 carbons from the acetyl coenzyme A and 1 carbon from the bicarbonate. So it is a 3-carbon molecule, but it is very much important क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे फर्दर जो रिएक्शन है वो यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व था
that was acetyl coenzyme A carboxylase यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसकी मदद से ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बेलोनाइल कोएंजाइम ए है, ये और इसी तरह का एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमने ऐड नहीं किया, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ एक मॉलिक्यूल लिंक्ड होता है, प्रोटीन लिंक्ड होता है, जिसको कहा जाता है एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जिस तरह से ये जो है ये विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल ट्रांस acylase, it gets converted into acetyl ACP, acyl carrier protein। ठीक है, और ये जो मेलोनाइल है, ये उसी तरह से मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम सॉरी ACP। ठीक है, यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जो ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन है वो ऐड किया जाता है और कोएंजाइम ए को रिमूव कर दिया जाता है। सेम इज द केस हियर, ACP इज एडेड एंड कोएंजाइम ए इज रिमूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो एक राउंड चलते हैं उस, और हर एक राउंड के अंदर हमारे पास 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंडेंसेशन का, फिर रिडक्शन का, फिर डिहाइड्रेशन का, और फिर रिडक्शन का स्टेप होता है, और एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बन जाता है, और फिर दोबारा से वही वाला पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, जिनको हम अभी साथ साथ देखते जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होगा, दैट वुड बी द स्टेप ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का स्टेप, जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाएंगे यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम। इस एंजाइम को आपने ज़रा याद रखना है, क्योंकि ये एंजाइम ज़रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बायोसिंथेसिस करेंगे एक 16 कार्बन फैटी एसिड की। ठीक है, क्योंकि ये 16 कार्बन के अलावा जो फैटी एसिड्स है, वो जब जैसे ही 16 कार्बन फैटी एसिड बन जाता है तो उसके बाद ये जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, क्योंकि ये 16 कार्बन मालिक्यूल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से देखें, 3 कार्बन 2 कार्बन वाले मालिक्यूल को वो एक्सेप्ट करता जा रहा है और आगे आगे अपना काम चलाता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पहले स्टेप में ये दोनों जब कंडेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है, और साथ ही साथ में एक एसाइल कैरियर प्रोटीन भी रह जाता है। तो दोनों में एक एसाइल कैरियर प्रोटीन दोनों के साथ लिंक था, तो एक रिमूव हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गया, तो अब हमारे पास एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बच जाता है, दैट इज टर्म्ड एज एसिटाइल एसीटो एसिटाइल ACP। ठीक है, जैसे ही ये एसिटाइल ACP मॉलिक्यूल बन जाता है, तो इसके बाद जो फर्दर स्टेप होता है, दैट इज द स्टेप ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन होती है कि NADH2 इट इज कन्वर्टेड या इट इज रिड्यूस्ड, सॉरी इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है इस सबस्ट्रेट की, ठीक है, एसिटाइल ACP की, यूजिंग एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। यहाँ पे ये वाला एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो कि यहाँ पे ये रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा होता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ACP। ठीक है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल और D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ACP इसको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है,
दैट स्टेप इज टर्म्ड एज द स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है यानी कि वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ H2O होगा, ठीक है, यूजिंग अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज 3 डिहाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रोजिनेज या डिहाइड्रेस। तो हम उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे 3 डिहाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेस। तीसरा एंजाइम और तीसरा स्टेप कर रहा है यहाँ पे, और उसकी मदद से हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी। उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज टर्म्ड एज क्रोटोनाइल ACP, क्रोटोनाइल ACP। और दोबारा से हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन का स्टेप होगा, जैसे मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स, कंडेंसेशन, फिर आपके पास रिडक्शन का स्टेप, फिर उसके बाद दोबारा से एक स्टेप होगा डिहाइड्रेशन का, और फिर दोबारा से रिडक्शन का स्टेप होगा यहाँ पे रिडक्शन। और रिडक्शन में वही वाला काम, NADH2 वुड बी कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव, और हाइड्रोजन आयन जो है क्रोटोनाइल ACP के ऊपर ऐड कर दिए जाएंगे, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज टर्म्ड एज ब्यूटाराइल ACP, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज टर्म्ड एज इनॉइल ACP रिडक्टेस, इनॉइल ACP रिडक्टेस, ठीक है। तो अब हमारे पास एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या होगा कि यही वाले स्टेप्स दोबारा से दोहराए जाएंगे कि ये जो ब्यूटाराइल ACP है इसके ऊपर दोबारा से मेलोनाइल ऐड होगा, ठीक है। और इसी तरह से कंडेंसेशन का स्टेप होगा, रिडक्शन का स्टेप होगा, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन का फिर दोबारा से स्टेप होगा। तो हमारे पास ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 6 हो जाएंगे, और फिर दोबारा से इसी तरह से मेलोनाइल को एंजाइम A बनेगा, वो ACP में कन्वर्ट होगा, और ये वाले स्टेप्स होंगे, तो फिर 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से करते करते इन अ टोटल राउंड ऑफ 7 स्टेप्स या 7 राउंड्स में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पाल्मिटॉइल POYL ACP, ठीक है। ये जो पाल्मिटाइल ACP है इट इज़ देन नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन है इससे इसको ये फिर दोबारा से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये वाला प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, 16 कार्बन वाला ये एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो रादर यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम नाम देते हैं थायोएस्टरेज। यहाँ पे थायो एस्टरेज इन्वॉल्व होता है, वो क्या करता है, वो पाल्मिटेट यानी कि एक फैटी एसिड को रिमूव कर देता है, और साथ में ACP को भी इसके साथ से रिमूव कर देगा। हमारे पास पाल्मिटेट बन जाएगा और एक ACP बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 कार्बन का जो एक फैटी एसिड है वो सिंथेसाइज हो गया। अब आपने देखना है कि हर एक राउंड में एक देखें, एक एसिटाइल को एंजाइम A जब यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है तो एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये 2 जगह के ऊपर रिडक्शन हो रही है, तो 2 NADH यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ओवरऑल जो हमारे पास प्रोसेस बनता है कि हमने एक 16 कार्बन वाला फैटी एसिड बनाना है पाल्मिटेट, ठीक है। तो उसके लिए हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम A चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमें 7 ATP हर एक स्टेप के लिए यूटिलाइज होंगे, और हर एक स्टेप के लिए 2 NADH, तो उसके लिहाज से 14 NADH2 यूटिलाइज हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन यूटिलाइज होंगे। और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैटी एसिड पाल्मिटेट बन गया। अच्छा, उसके अलावा वी हैव ये जो 14 NAD हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव
7 ATP get converted into 7 ADP and 7 inorganic phosphates, और साथ ही साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होंगे, साथ ही साथ में 8 कोएंजाइम ए भी रिलीज होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कुछ इस तरह फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन्हीं फैटी एसिड्स के ऊपर, जो हमने वैसे तो बात करनी है फैट्स के बारे में, सैचुरेटेड बनाना था, अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की यूकैरियोट्स में बात करें कि वो किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन की मदद से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है, और जितनी मरतबा ऑक्सीजन को या डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना होता है उतनी मरतबा वो प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसाइल को एंजाइम ए होता है, ठीक है। यही वाला पूरा का पूरा सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके साथ को एंजाइम ए अटैच है, साथ में NAD, और साथ में ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। उसके रिजल्ट में एक ऐसा फैटी एसिड बनेगा जिसके अंदर एक सिंगल डबल बॉन्ड होगा, सॉरी, NADH वुड बी कन्वर्टेड इनटू NAD, और जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फैटी एसिड्स हमने बना लिए, अब किस तरह से उनसे फैट्स बनेंगे या ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनेंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।